हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। फिर और थोड़ा सा फर्स्ट भी रिवाइज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट की क्लास हमने ले ली थी। तो सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट रिवाइज करेंगे, जो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा लेक्चर। आई होप आप सबको मज़ा आएगा इस लेक्चर में और अंत तक ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना। प्रिमिटिव यानी पुराना। ये सिंपल सेल होती है। प्रिमिटिव सेल्स और सिंपल सेल सबसे पहले इवोल्व होने वाली सेल थी। यूकैरियोट से पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल्स इवोल्व हुई थी। ये होती है यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स होती है मल्टी सेलुलर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। यही प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सभी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और बैक्टीरिया लाइक एरोबिक और एनारोबिक। यूकैरियोट्स के हो गए प्लांट्स, एनिमल्स एंड मोस्टली फंजाई। ठीक है, ये हो गए यूकैरियोट्स के। जब साइंटिस्ट इस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की स्टडी कर रहे थे, जब प्रोकैरियोट्स की, तो इन्होंने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं थे। तो उनके दिमाग में एक सवाल आया, एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या चीज़ हुई कि सडनली ये सब चीज़ें अपीयर हो गई यूकैरियोट्स सेल के अंदर, जो कि प्रोकैरियोट्स सेल के अंदर नहीं थी। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढा, तो इसी सवाल का जवाब साइंटिस्टों को मिला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। स्टडी के बाद में साइंटिस्टों ने इनका नाम दिया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बहुत चीज़ों पर स्टडी किए बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से मिला। तो आइए पढ़ते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनी। एक होता है एंडो, एक होता है सिम्बायोटिक, ग्रीक्स वर्ड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड या विद इन, और सिम्बायोटिक का मतलब लिविंग टुगेदर, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कुछ चीज़ है जिसके लिए वो रह रहे हैं। लाइक आप फंजाई और एल्गी को ले लीजिए, एसोसिएशन करते हैं, लिविंग एसोसिएशन शो करते हैं। फंजाई और एल्गी लाइकन बनाते हैं आपस में मिलकर। फंजाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गी क्या करता है, उसको खाना बना कर देता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है एल्गी, उसको खाना बना कर देता है। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसलिए सिम्बायोसिस शो करते हैं दोनों। ऐसा ही एंडोसिम्बायोटिक में होता है। एंडोसिम्बायोटिक में होता है बताया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वो और दोनों साथ में इवोल्व कर रहे हैं दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने क्या बताया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में बताया जो आज के कुछ ऑर्गेनल हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर आज के जो ऑर्गेनल, किसी टाइम पर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे। किसी टाइम पर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे, जो एक सेल्स या एक होस्ट सेल या एक प्रिमिटिव सेल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आए, दोनों इवोल्व हुए और दोनों एक दूसरे के परमानेंट पार्ट बन गए होस्ट सेल के। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यही, और इसी में आगे यही पढ़ेंगे कि दोनों कैसे इवोल्व हुए एक साथ, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ, कैसे क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी किसने दी थी, किसने डिस्कवर की थी, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलिस। लिन मार्गुलिस एक अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थी
लिन मार्गुलिस एक अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थी, उसने 1967 में दी थी। उसने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया से, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इवोल्व हुए हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। उन्होंने किस बेसिस पर कह दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं। तो आइए ये देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। अभी थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री में जब अर्थ बनी थी नई वहाँ पर जाते हैं। जो प्रीमिटिव अर्थ थी, या प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर अर्ली लाइफ थी। प्रीमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एक बहुत ही ज़्यादा CO2, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत ही सूरज की किरणें, बहुत ही वोल्केनोज इरप्ट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा था, ऐसा टेम्परेचर था, ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता गया, कुछ बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया जिन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। लिन मार्गुलिस ने इनको पढ़ा, इनके ऊपर स्टडी की, तो उसने देखा कि जो साइनोबैक्टीरिया थे एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O और जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते, इस CO2 और H2O और लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, और CO2 H2O को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक खाना, साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं जीवित रहने के लिए। C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, XY, सुक्रोज, ये खाना बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये खाना बनाते हैं लाइट एनर्जी का यूज़ करके। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो फिर देखा गया कि जो ऑक्सीजन है ना, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि जो प्रिमिटिव अर्थ थी वहाँ पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, क्योंकि ऑक्सीजन स्टार्टिंग में थी नहीं, एनाएरोबिक प्रेजेंट थे वहाँ पर सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन तो एनाएरोबिक हुए, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ये जैसे इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती गई, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा रिलीज हो गई कि जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया थे इनके लिए सर्वाइवल का खतरा बनता गया, क्योंकि एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, तो जो गैसेज ये यूज़ करते शायद उनका कंसंट्रेशन कम होने लग गई थी एटमॉस्फेयर में। तो इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ ने अपने सर्वाइवल के लिए अपने अंदर अपने आप को इस तरह इवोल्व किया कि ये बाय द टाइम कि ये ऑक्सीजन को यूज़ करने लग गए और एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गए ऑक्सीजन को यूज़ करके, और बाद में इनको ही कहा गया एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखो, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी का यूज़ करके ऑक्सीजन निकालते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं। वैसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं। तो इसलिए लिन मार्गुलिस ने कहा इनके ऊपर स्टडी करके कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। ये नीट में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ठीक है। ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व हुए हैं एरोबिक बैक्टीरिया से, क्लोरोप्लास्ट इवोल्व हुए हैं फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया से। ये पढ़ लिया। अब ठीक है, पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट। अब कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे बने ये इन सब चीज़ों से, ये पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आज की क्लासेस यहीं से स्टार्ट होगी। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से इवोल्व हुए हैं, एरोबिक बैक्टीरिया से। तो लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया आर इवोल्व्ड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। Mitochondria are evolved from aerobic
बैक्टीरिया। अब पढ़ते हैं कैसे हुए। मान लो जब अर्थ थी पहले एक सेल थी, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक सेल थी, इसे बोला प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते थे, लेकिन जो ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल थी, इसे ये खुद खाना नहीं बना पाती थी, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाती, दूसरे आसपास की जो छोटी सेल थी, बैक्टीरिया थे छोटे मोटे, उनको मार कर खाती थी। तो क्या है, लाइक ये एनवायरनमेंट में छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ही नेकेड पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। इसके अंदर 70s राइबोसोम होते हैं, ये इसके 70s राइबोसोम होते हैं। अब चूँकि ये भूखी थी, ये सेल अपनी खाना ढूंढ रही थी, आसपास देखा बैक्टीरिया मिले तो बैक्टीरिया मार कर खा थी, तो इन्होंने एक बार क्या किया कि एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। चूँकि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, और इसने ये खा लिया। तो जब ये अंदर गया तो सेल ने देखा कि मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। कैसे आ रही है? वो एनर्जी बना रहे थे एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, एरोबिक बैक्टीरिया बना रहे थे। तो इसने क्या किया, इन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के बजाय अपने आप में शरण दी, और इसने प्रोकैरियोटिक सेल या होस्ट सेल जिसे बोलते हैं, इसने बैक्टीरिया से कहा, एरोबिक बैक्टीरिया से, चल मैं तुझे शेल्टर प्रोवाइड करती हूँ और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करूँगी, तुम मेरे लिए एनर्जी बनाना, ठीक है, तुम मेरे लिए क्या बनाना, एनर्जी बनाना। तो एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, तुम मेरा तो फ़ायदा ही है इसमें, तुम मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर रही हो तो मैं तेरे लिए एनर्जी बना देता हूँ, तुम मुझे डाइजेस्ट मत करना, ठीक है। तो दोनों ऐसे म्यूचुअली समझौता किया और दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो, इसके लिए इसने डाइजेस्ट करना छोड़ दिया इसको, और ये इसको एनर्जी बना के दे रहा है, ठीक है, एनर्जी बना के दे रहा है। तो इस और टाइम टू टाइम जो एरोबिक बैक्टीरिया है, इसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया प्रोटेक्शन और शेल्टर के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम टू टाइम डिपेंड हो गया। इसने खाया, इस सेल ने खाया, जैसे कि ये सेल है, ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, और ये मान लो एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर गया, तो इसने क्या किया, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी इस बैक्टीरिया को। ऐसे सिंपल वे में बोल सकते हैं कि एक और मेम्ब्रेन आ गई बैक्टीरिया के ऊपर, ये, ठीक है, क्योंकि एक ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ये अंदर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये होस्ट सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन हो गई, ये 2 मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन हो गई, तो इसको इसकी मेम्ब्रेन से भी प्रोटेक्शन मिल गया। ये पहले तो इसकी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन मिल रहा था, अब इसकी भी होगी, तो दोनों से प्रोटेक्शन मिल गया, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गया, 2 लेयर सिक्योरिटी हो गई एक मामले में, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फिर प्रोटेक्शन मिलने लगा, तो इसने अपनी ये इंडिपेंडेंसी को दी कि अलग से, कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं होना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो भाई इसके ऊपर ही डिपेंड रहूँगा, ये मेरे लिए प्रोटेक्शन करती है, शेल्टर, मुझे तो क्या ही करना है, खाना बनाना है, मैं तो वैसे ही बनाता हूँ और इसके लिए बना दूँगा, एनर्जी बना दूँगा इसके लिए, ठीक है। तो ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करने लग गया, ऐसे म्यूचुअली बेनिफिट होने लग गया है दोनों को, ठीक है। और ऐसे ही बाद में धीरे धीरे करके
ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया ये एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ठीक है। तो आइए अब इसको एक अच्छे से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। आइए नोट्स बनाते हैं। मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोट है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड है। और प्रोकैरियोट है इसका यानी सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो आइए प्रोकैरियोट्स है इसका मतलब सर्कुलर डीएनए है। ये है सर्कुलर डीएनए। और प्रोकैरियोट्स है तो 70s राइबोसोम होंगे। ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट 70s राइबोसोम की होती है ना, आप पढ़ते हो। तो ये मान लो राइबोसोम है इसके, ठीक है। राइबोसोम 70s होते हैं प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम, ठीक है। और ये जो है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि मैंने बताया सेल भूखी है, इसको खाना चाहिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए। ये साइनोबैक्टीरिया की तरह फोटोसिंथेसिस तो करनी चाहिए। ये अदर स्मॉल बैक्टीरिया को खाती थी, स्मॉल सेल्स होती थी, स्मॉल बैक्टीरिया एरोबिक एनारोबिक, उनको खाती थी। तो लिख दो, जैसे कि मान लो आसपास ये थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इनका भी डीएनए सर्कुलर है, इनका भी डीएनए सर्कुलर है। ये मान लो एरोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में एरोबिक भी थे एनारोबिक भी थी। हम एरोबिक तो ये दोनों खाती थी, तो इसे दिख गए एरोबिक बैक्टीरिया। तो मान लो ये जो सेल थी इसे दिख गए एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया को इसने क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया को इसने खा लिया, इनगल्फ, इसने खा लिया। यहाँ पर डाल दो, इट इनगल्फ ए फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसने एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया है। सेल ने सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेटेड करके एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। यहाँ पर लिख दो, द प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन invaginated and engulf the aerobic बैक्टीरिया। क्योंकि हमने बताया था कि इनका डीएनए सर्कुलर होता है, तो ये इनका
सर्कुलर डीएनए शो कर दो। ये इनका सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और ये इसके राइबोसोम है, ठीक है। अब मान लो इसने ये खाया, अब जैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया को खाया, इसने एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसने देखा कि वो इससे तो मुझे एनर्जी मिल रही है, जब मेरे लिए मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा है, तो मैं क्यों इसे डाइजेस्ट करूँ, ये मुझे एनर्जी दे रहा है। तो इसने डाइजेस्ट नहीं किया और इसके अंदर ही रहने लग गया, इसने अपने अंदर रहने के लिए जगह दे दी इसको। तो ये लिख लो। द एरोबिक बैक्टीरिया was not digested remains inside the cell। अब देखो ये क्या था, ये थी प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। और तो ये बैक्टीरिया, तो ये जैसे ही इसने इस एरोबिक बैक्टीरिया को खाया, इस एरोबिक बैक्टीरिया को, ये एरोबिक बैक्टीरिया, इसके डीएनए सर्कुलर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी छोटा है तो सर्कुलर डीएनए। तो इसने सेल ने देखा ये मुझे एनर्जी दे रहा है, तो ये भी बोला तू ही मुझे दे, तू ही मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, मैं तुझे एनर्जी बना के दे रहा हूँ, तो तू भी तो कुछ कर मेरे लिए। तो इसने क्या की, इसने ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, ये उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल या इसको बोलते हैं होस्ट सेल। तो इसको 2 लेयर सिक्योरिटी मिल गई, पहले 1 लेयर सिक्योरिटी थी इस बैक्टीरिया के पास, अब 2 लेयर सिक्योरिटी मिल गई, एक ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, 2 लेयर सिक्योरिटी मिल गई। तो बहुत सेल जो हो गई, और इसका डीएनए भी सर्कुलर था, इसका डीएनए भी सर्कुलर था, ये इनके राइबोसोम थे। जो ये भी प्रोकैरियोटिक एरोबिक बैक्टीरिया है, नहीं प्रोकैरियोटिक है, तो इसके भी 70s होंगे, इसके भी 70s है, जिस होस्ट सेल ने इसको खाया है। तो ये आपस में, तो बोथ सेल, इस तरह बोथ सेल, जो दोनों सेल है, ये आपस में म्यूचुअली बेनिफिट प्राप्त करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो लिख लो इस बात को, बोथ सेल म्यूचुअली यहाँ पर लिख लो, एक ये सेल, एक ये सेल, ठीक है, एक होस्ट सेल प्रोकैरियोटिक सेल, ये होस्ट सेल है, और ये एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो खाना बना शिकार बना वो, ठीक है। तो इस तरह बोथ सेल्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, बोथ सेल आर म्यूचुअली बेनिफिट, क्या क्या म्यूचुअली बेनिफिट मिला, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको क्या मिला, एक है एरोबिक बैक्टीरिया, एक है होस्ट सेल, एक है होस्ट सेल। एरोबिक बैक्टीरिया है गेट फूड एंड शेल्टर, इस एरोबिक, क्योंकि ये और भी फूड कहाँ से मिला, क्योंकि जो ये होस्ट सेल है प्रोकैरियोटिक सेल थी, ये और भी तो बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया, और भी चीज़ें जो उनको खा रहा, तो वो इसको भी देने लग गई। और जो होस्ट सेल है, इसको एनर्जी मिल गई, गेट्स एनर्जी,
इसको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इस तरह ये आपस में म्यूचुअली बेनिफिट रहने लग गए और इवोल्व होते गए। अब समय जैसे ही मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो एरोबिक बैक्टीरिया ये इसी सेल का परमानेंट पार्ट हो गए, इसी सेल का परमानेंट पार्ट हो गया, क्योंकि इसको फूड और शेल्टर तो फ्री में मिला था, इससे तो बस क्या एनर्जी देनी थी, तो इसे बाहर से कुछ करना नहीं पड़ रहा था। तो ये इस इवोल्व हो गई इसी के अंदर, इसी सेल का पार्ट हो गई, इसने अपनी इंडिपेंडेंसी खो दी। ठीक है, तो आइए आगे इसको भी लिखते हैं। ठीक है, अब मान लो ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल प्रोकैरियोटिक सेल, इसका सर्कुलर डीएनए है, ये इनके राइबोसोम है, 70 प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70 राइबोसोम होंगे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो अब क्या हुआ, जो ये बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरिया थे, इनका जो सर्कुलर डीएनए था, इन्होंने क्या है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए बाय द टाइम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ से बने, फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। जो इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया थे, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट रहने की एबिलिटी को खो दिया इन्होंने, क्योंकि खाना और भोजन इसको सेल ट्रे वो सेल दे रही थी, ढूंढने की ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। तो इवोल्यूशन के दौरान, मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया जाए एरोबिक बैक्टीरिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। तो लिख लो इट लॉस्ट, जो एरोबिक बैक्टीरिया, इट लॉस्ट its ability to live independently and became माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये बन गए। अब चूँकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका था और प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल मेम्ब्रेन्ड बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इस सेल के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आ चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका था, क्योंकि एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते एरोबिक बैक्टीरिया से। तो बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि अब ये जो सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, अब ये सेल इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ चुका है, तो अब ये यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं। आइए इस बार, अब जो ये सेल थी, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब चूँकि ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल है, चूँकि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है, चलो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, चलो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाते हैं।
चलो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाते हैं। एक ये सेल है, ये न्यूक्लियस के पोर्स, क्योंकि आपने पढ़ा है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के पोर होते हैं। चलो ठीक है। और ये अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, इसमें तो सर्कुलर डीएनए था, इसमें ये डीएनए के ऊपर इसमें क्या नहीं था, डीएनए के ऊपर इसके अंदर क्या नहीं था, इसके अंदर कवरिंग नहीं थी। तो ये कवरिंग यहाँ पर क्या से आ गई, ये कवरिंग आती है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होती है, इसकी इनफोल्डिंग से अंदर न्यूक्लियस बनता है। ये न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, ठीक है। बहुत सारे और भी जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। गोल्जी बॉडीज जो आगे पड़ती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इससे बनता है। इसको एक्सप्लेन करती है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी, ठीक है। इससे एक्सप्लेन किया जाता है न्यूक्लियस को। जो अब यहाँ पर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब लिख दो, द सेल बिकेम ए प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ऐसे बनी यूकैरियोटिक सेल और ऐसे बने माइटोकॉन्ड्रियक सेल। तो आगे ऐसे, ठीक है। आगे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसको। जैसे कि मैंने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इवोल्व हुए एरोबिक बैक्टीरिया से। कैसे हुए, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो मैंने कहा जैसे भूखी थी, भूख में उन्होंने कुछ इन्वायरमेंट से कुछ छोटी सेल्स लाइक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। तो बाद में उसने देखा जो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया थे, बाद में उसने कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते। फिर उसने ऐसे छानबीन की, ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो मुझे क्या अंदर से मुझ में इतनी एनर्जी आ गई। बाद में इन्होंने बताया कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एनर्जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करके एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं, और ये इसको भी दे रहे हैं। तो इसने देखा ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, ये उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो मैं इनको डाइजेस्ट क्यों की। तो इस सेल ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, ये इसके डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ये बोली तू मेरी एनर्जी बना सकता है, तो एरोबिक बैक्टीरिया, हाँ बना सकता हूँ, मेरे क्या है, मुझे तो ऑक्सीजन यूज़ करनी है, मैं तो बना दूँगा, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा, मैं तो ऑक्सीजन बना के दे दूँ, मैं बिना बात में काम क्यों करूँ तुम्हारे लिए, मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो इसने कहा ठीक है मैं डाइजेस्ट नहीं करूँगी तुम्हें, और क्या करूँगी, मैं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दूँगी और शेल्टर भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक है, ऐसे दोनों म्यूचुअली बेनिफिट हो गए, एक को शेल्टर मिल गया एरोबिक बैक्टीरिया को, और फूड मिल गया, और जो होस्ट सेल थी इनको एनर्जी मिल गई, ठीक है, एनर्जी मिल गई। और ऐसे जैसे टाइम बीतता गया और द मिलियन से जो एरोबिक बैक्टीरिया थे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, इन्होंने अपनी एबिलिटी, इंडिपेंडेंट रहने की एबिलिटी को लूज़ कर दिया।
क्योंकि खाना तो इसको दे रहा था, इसको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, खाना ही नहीं मिल रहा था, इसने बस एनर्जी बना के देनी थी। तो इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंट रहने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर दिया। तो इसके बाद में ये कन्वर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी यही करता है, एरोबिक बैक्टीरिया एनर्जी बना के देता है, ये भी एनर्जी बना के दे रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। अब इनके अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ चुके थे, इन्होंने ये राइबोसोम ले लिए, सर्कुलर डीएनए ले लिया इसका, ठीक है। चलो ऐसे बोले सर्कुलर डीएनए, तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी आ गया, हालांकि ठीक है। और फूड कहाँ से मिल रहा है, इसके अंदर जो सेल्स थी, बैक्टीरिया आते थे, उनके अंदर सर्कुलर डीएनए था, वो खा के उन्होंने सर्कुलर डीएनए ले लिया, ठीक है। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ चुका था, तो इसको बाद में साइंटिस्ट ने यूकैरियोटिक सेल बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है। ये तो ऐसे बनी पहली यूकैरियोटिक सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हो गया। अब पढ़ते हैं हम ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लो एडिंग डालो, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर डाल दो एडिन। जैसे कि लिन मार्गुलिस ने बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं। तो लिख दो, दे आर इवोल्व फ्रॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से थे? वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया। आ जाओ देखते हैं ये कैसे। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मान लो जो ये प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है, अब इसने खा लिया किसको? इस फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया को। तो इसने देखा ये मेरे लिए साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक लाइट का यूज़ करके भोजन बनाता है, तो इसने देखा ये तो मेरे लिए भोजन बना रहा है। इस सेल ने देखा ये तो मेरे लिए भोजन बना रहा है, तो फिर मैं इसको क्यों खाऊं, ये तो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और ये सेल इसके बदले में इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो दोनों ऐसे म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फिर बनाते हैं, ठीक है। तो आज ये भी लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मान लो ये प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, मान लो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, इसको मान लो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। चूँकि यूकैरियोटिक है तो इसके पास खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस भी खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। अब चूँकि ये है तो यूकैरियोटिक है, तो इसके अंदर 80S राइबोसोम होंगे, ये इसके 80S राइबोसोम है, तो लिख लो ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इसके राइबोसोम।
ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है, जब जो ये प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है, भूख तो इसके आगे है सेल, इसको भी अपना जुगाड़ करने के लिए, भूख तो सर्वाइव करने के लिए भूख लगती है, तो खाना तो चाहिए इसको भी सर्वाइव करने के लिए। तो ये भी आपस में पड़े हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनको सबको खाती है। तो इसने साइनोबैक्टीरिया को भी खा लिया। तो इसने देखा, अरे कोई तो चीज़ है जो मेरे लिए भोजन बना के दे रहा है, ऐसा कौन है। तो इसने देखा, जांच पड़ताल की, अरे ये तो साइनोबैक्टीरिया है। तो ये साइनोबैक्टीरिया को बोलती है, साइनोबैक्टीरिया क्या तुम मेरे लिए भोजन बनाते हो। वो बोलता है, अरे मैं तो मेरे लिए बनाता हूँ, तुम खा लेती हो, मुझे डाइजेस्ट कर। तो वो बोलती है, ठीक है कोई नहीं, तुम मेरे लिए भोजन बनाओ, मैं तुझे शेल्टर दे दूँगी, रहने के लिए प्रोटेक्शन दे दूँगी। साइनोबैक्टीरिया राजी होता है, ठीक है मेरा ही फ़ायदा, मुझे शेल्टर रहने के लिए जगह मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। तो साइनोबैक्टीरिया और ये आपस में दोनों ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप में आकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और रहते हैं, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं, ठीक है। इट इनगल्फ फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इट लिखो, इट इनगल्फ फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन थे, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलो अब आओ बना लो। अब जो ये सेल को कॉपी करो, ये है सेल, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस। अभी ये यहाँ पर लिख लीजिए, तो एक बार यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह फोकस करते हैं। तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर कुछ साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है इसलिए ग्रीन कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर मान लो ये कुछ साइनोबैक्टीरिया थे, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो इन साइनोबैक्टीरिया को ये सेल खाती है, ठीक है, इनगल्फ करती है, खाती है, ठीक है। तो लिख लो, द सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ साइनोबैक्टीरिया, द सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ साइनोबैक्टीरिया। तो ये खाती है, तो इसको लगता है ये तो मेरे लिए, ये तो भोजन बना रही है, मुझे फूड प्रोवाइड करे, तो मैं इनको क्यों मारूँ। तो ये इनको मारते नहीं, इनको डाइजेस्ट नहीं करती है। तो ये फिर इनकी इसके सेल के अंदर ही रहने लग जाते हैं। तो ये बात भी लिख लो। दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया remains inside and wasn't digest, ठीक है। ये इसके अंदर रहने लग जाते हैं और डाइजेस्ट
नहीं होते। तो ये जो सेल है इसके अंदर ये रहने लग जाते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया मान लो। ये साइनोबैक्टीरिया इनके अंदर रहने लग जाते हैं। ये इनका मान लो न्यूक्लियस, इस सेल का यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ऐसे आ गए इनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। और ये है इनका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है इनका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों सेल हैं बोथ बेनिफिट, बोथ बेनिफिट कौन कौन बेनिफिट है? एक तो जो ये होस्ट सेल है यूकैरियोटिक, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक, ये बहुत बेनिफिट। कैसे बेनिफिट हुआ जो देखते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट्स लेता है और प्रोटेक्शन लेता है होस्ट सेल से, होस्ट सेल को बदले में फोटोसिंथेसिस करके फूड देता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया गोट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन। और जो होस्ट है, होस्ट सेल गोट एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस। चूँकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो होस्ट सेल के पास भी है ये, और होस्ट सेल इनको खा लेती है, डाइजेस्ट नहीं करती, अपने अंदर रख लेती है। तो होस्ट सेल के अंदर भी क्या आ जाती है, ये एबिलिटी आ जाती है कि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ऐसे मिलियंस ओवर द मिलियंस ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ये इनके अंदर रहने लग गए। तो ये इनके ऊपर डिपेंड है कि प्रोटेक्शन, तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अकेले रहने की आइडेंटिटी एबिलिटी को लूज़ कर दिया। तो बाद में ये परमानेंट मेम्बर बन गए, और परमानेंट मेम्बर बन गए तो ऐसे ये यहाँ से डबल मेम्ब्रेन है, ये भी एक मेम्ब्रेन ये इसकी, एक मेम्ब्रेन ये इसकी, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ये डबल मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन है इसलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल आ गए तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आ जाओ लिख लो इसको भी बना लो। ओवर millions of years the cyanobacteria became a permanent part of
सेल। ठीक है, आ जाओ बना लो। अब ये जो थे ये साइनोबैक्टीरिया थे, ये साइनोबैक्टीरिया थे, और ये जो थे ये माइटोकॉन्ड्रिया थे। ये क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस सेल के पास अब माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, और एक यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि बहुत अब माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब चूँकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट्स की या एल्गी की? तो अब ये आगे जाके एल्गी या प्लांट सेल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आए तो ठीक है, और बाकी चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं एविडेंसेस। ठीक है, अब हेडिंग डालो एविडेंस। कुछ एविडेंस मिले साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस दिए। क्या एविडेंस दिए? कि जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट्स करते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस दिए, कुछ ऐसे एविडेंस खोजे कि एंडोसिम्बायोटिक को सपोर्ट करते हैं। जो हेडिंग डालो अब, एविडेंसेस that support endosymbiotic theory। ठीक है, ये एविडेंस दिए। अब लिख लो। तो सबसे पहला एविडेंस डबल मेम्ब्रेन, नंबर एक है डबल मेम्ब्रेन। नंबर एक है डबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं। जो एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोकैरियोटिक होती है, उस पर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये शो करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से इवोल्व हुए। ठीक है, अब लिख लो इस बात को। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast has double membrane। Both mitochondria and chloroplast has double membrane। इन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन आई है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है ओरिजिनल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है होस्ट सेल
मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ओरिजिनल आज इसका मतलब समझते हैं। मान लो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके पास पहले एक मेम्ब्रेन थी, क्या थी, एक मेम्ब्रेन। अब ये इसने खा लिया किसको, पहले इसके पास ये एक मेम्ब्रेन थी, ये C4 ये वाली, ठीक है। अब बाद में इसने इसको खा लिया, तो जैसे ही ये इसके अंदर आया, पहले एक मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर आते ही इसकी मेम्ब्रेन भी तो इसके ऊपर हो गई, तो ऐसे डबल मेम्ब्रेन। तो इससे बताया गया है कि इनर मेम्ब्रेन ओरिजिनल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये होस्ट सेल वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आइए दूसरा एविडेंस देखते हैं। दूसरा, देयर ओन सर्कुलर DNA, देयर ओन सर्कुलर DNA। जब आप पढ़ते हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आप पढ़ते हो कि इनके पास सर्कुलर DNA होता है, और जो बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास भी सर्कुलर DNA होता है। तो ये इस बात का प्रूफ देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं वो बैक्टीरियल सेल से इवोल्व हुए हैं। तो ये लिख लो, बोथ ऑर्गेनल्स इवोल्व फ्रॉम both organelles contain circular DNA like bacteria। बोथ ऑर्गेनल कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब आओ तीसरा एविडेंस देख ले, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, जैसे कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके पास भी क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। तो ये भी एक इस बात का प्रूफ देती है कि ये प्रोकैरियोट से इवोल्व हुए हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं इस बात को भी, सेम एज बैक्टीरिया इनके पास सेम एज बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट उनके पास सेम एज बैक्टीरिया, बट यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म कंटेन ATS राइबोसोम, ठीक है। जब आप यूकैरियोटिक की साइटोप्लाज्म को देखते हो उसमें तो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को देखते हो उसमें तो 70S पाए जाते हैं। इसका मतलब ये प्रूफ देता है कि ये प्रोकैरियोट से इवोल्व हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से इवोल्व हुए हैं। अब आता है चौथा, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने, 1 से 2 बनाना। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बाइनरी फिजन करते हैं। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी बाइनरी फिजन करके रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि ये प्रोकैरियोट से इवोल्व हुए हैं दोनों, ठीक है। तो आज इस बात को लिखते हैं, दीज ऑर्गेनल्स reproduce
इंडिपेंडेंटली इनका इंडिपेंडेंटली अपना सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर होता नहीं है। तो ये तो फिर क्या होती है, ये रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। और अब आ जाओ पांचवा एविडेंस, साइज। जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों की साइज़ आप बैक्टीरिया की साइज़ से ऑलमोस्ट रिजेंबल होती है, ठीक है। बैक्टीरिया इन दोनों की साइज़ ऑलमोस्ट बराबर सी होती है, दोनों आपस में रिजेंबल करते हैं। तो ये भी लिख लो, देयर साइज ऑलमोस्ट रिजेंबल्स विद बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इसके 5 प्रूफ थे जो मैंने दिए। और भी प्रूफ है, लाइक ये बैक्टीरिया की तरह एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और इनकी जीन सीक्वेंसिंग सिमिलर होती है बैक्टीरिया के, ये थोड़े अपर लेवल के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर ओरिजिनली एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस से प्रोड्यूस नहीं होती है, तो बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया किससे इवोल्व हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व हुए हैं एरोबिक बैक्टीरिया से, एरोबिक बैक्टीरिया। और क्लोरोप्लास्ट किससे इवोल्व हुए हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और दोनों क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक, तो ये आ गया इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी से नहीं बनती, गोल्जी बॉडी इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं, सिंथेसाइज बाय राइबोसोम से, तो इसका आ जाएगा बी, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। लाइसोसोम के पास नहीं होता, वैक्यूल के पास नहीं होता, ईआर के पास नहीं होता, ये तो इनफोल्डिंग होती है। इनके ऊपर 70S या 80S राइबोसोम आके अटैच होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक बनाते हैं। गोल्डी बोजी के पास भी नहीं होता खुद का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का होता है 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के खुद का होता है 70S राइबोसोम। इनका डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए दोनों का। तो हाँ, ये बात सही है, खुद का इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये भी सी आ जाएगा इसके अंदर, ये भी होगा। अब आ जाओ तीसरा, द सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया इंक्लूड। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया पढ़ते हो तो क्या क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हो उस चैप्टर में, तो आप देखते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, दोनों में सर्कुलर डीएनए होता है, दोनों में 70S राइबोसोम होता है, दोनों बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम है। दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो ये सिमिलरिटी पाई गई है, तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4। अब देख चौथा क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, बेस्ट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड बाय ईआर, नहीं भाई ये तो गलत है, ईआर से कहाँ बनती है, तो बैक्टीरिया से बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ये सही है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, लेकिन इसने क्या बेस्ट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी वो एविडेंस पूछे इसने जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करते, तो ये तो नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेट सर्कुलर डीएनए एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली, ये तो बिल्कुल सही है, ये सपोर्ट करता है, सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ये बात सही है, लेकिन ये इसको एंडोसिम्बायोटिक को सपोर्ट नहीं करती।
तो इसका आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ चौथा, पांचवा क्वेश्चन शायद, सॉरी पांचवा क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बिकॉज दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेडिकल कॉलेज के बारे में सुना होगा, एम्स, कई मेडिकल कॉलेज ऐसी होती हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होती है, लेकिन एम्स को ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बोला, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होती, उसको ऑटोनोमस संस्थान बोला जाता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बोला जाता है, कि किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती वो। वैसे एक और कुछ ऑर्गेनल होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं अपना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, इसलिए सेमी ऑटोनोमस। सेमी इसलिए लगाया, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको साइटोप्लाज्म में से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोला। तो हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम, सो इसका रहेगा बी। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लैक क्यों नहीं होती है, आर फाउंड बाय लाइसोसोम से फाउंड नहीं होते। अब आ जा छठा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। बिल्कुल सही, सेमी ऑटोनोमस होते हैं, तो असर्शन तो सही है। दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, बिकॉज ऐसे ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाए तो आप बिकॉज बट ये लगा के देख लिया, अगर कोई सेंस बन रहा है तो चांसेस होते हैं कि वो रीजन सही हो सकता है उसका। ठीक है, तो देखो तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे कंटेन बोथ देयर डीएनए, तो सही है स्टेटमेंट, ये सेम ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों ये भी हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। है भाई सातवां, क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन 80s नहीं, 80s राइबोसोम नहीं होते, इनके पास 70s राइबोसोम होते हैं। तो ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। ठीक है, बोथ ट्रू नहीं, बोथ फॉल्स नहीं, ए फॉल्स नहीं, तो इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ER होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका। ठीक है, अब आ जाइए, विच फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक एंसेस्ट्री। क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है बीच में साइटोस्पेस होता है उसको बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, ये क्रिस्टे नहीं होते, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है उनके पास, सर्कुलर डीएनए इसके पास, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द एविडेंस फॉर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बिल्कुल है, हमने अभी पढ़ा है। 70s राइबोसोम बिल्कुल है, हमने पढ़ा है, इन्होंने नोट पूछा है तो ये तो है। तो एबिलिटी टू डिवाइड इंडिपेंडेंट बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टोन प्रोटीन नहीं होते माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर, सर्कुलर होता है क्योंकि। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो ये थी भाई आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कंप्लीट हो गई है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मैंने उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म में, देखो ऐसे आपके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपको लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, सब रिवाइज करने के लिए, एक बार रिमेंबर देखने के लिए हो तो सारी ये लगा दी, आप इससे देख सकते हो। ठीक है, ये इसके एविडेंस लगा दिए हैं मैंने, ये जर्नी लगा दी है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, ये इसके कुछ की पॉइंट है, ये पढ़ लेना तुम सारे। ठीक है, ये देखो दोस्ती करे, वंस अपॉन ए टाइम दे लिव टुगेदर, हेल्प्ड ईच अदर एंड इवॉल्व टुगेदर। ठीक है, ये व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हाउ एंड जॉइन टुगेदर एंड चेंज लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये हमने ये पढ़ लेना। और अगर
ये आपको ये नोट्स बनाने नहीं बनाए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को भी, और अंत तक ज़रूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, अंत तक ज़रूर देखना, शुरू में बोला, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी कुछ भी डाउट हो नीट से, PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आप इस चैनल पर अपने डाउट भेज सकते हो और वो आपको सोल्व करके बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को कर लेना ज्वाइन, और जो यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद आपका।